बच्चों, आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। बच्चों, आजकल देश वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से गुजर रहा है, जिसके लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने से आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। सरकार द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको पढ़ाई से दूर न रहना पड़े, इसलिए ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था कराया गया है। बच्चों, आज हम आपको सामाजिक विज्ञान में संसाधन और विकास का अध्ययन कराएंगे। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु या पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह हमारा संसाधन कहलाता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि हमारे पास प्रौद्योगिकी होना चाहिए, यानी तकनीकी। अगर तकनीकी नहीं है तो हम उपलब्ध वस्तुओं का भरपूर उपयोग अपने संसाधन के रूप में नहीं कर पाएंगे। बच्चों, मानव स्वयं संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के तौर पर हम बताएं, जैसे गेहूं है। गेहूं जब तक पिसा नहीं जाएगा, उसका आटा नहीं बनेगा, हम उसकी रोटी नहीं बना पाएंगे, तब तक हमारे संसाधन के रूप में नहीं हो पाएगा। इसलिए मानव संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। बच्चों, हम आपको बताएंगे कि संसाधन के प्रकार। संसाधन के वर्गीकरण में सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर आपको अध्ययन कराएंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हमें दो तरह से प्राप्त होता है। पहला जैव, दूसरा अजैव। जैव संसाधन वह होता है जो प्राणी जगत के साथ साथ जितने भी जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, सब में जैव संसाधन होता है, चाहे वो धरती पर हो या समुद्र के नीचे ही। अगला है बच्चों अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वह संसाधन होता है जो निर्जीव होता है, प्रकृति हमें जो मुफ्त में देती है, जैसे वायु है, सूर्य की रोशनी है, जल है, ये सब अजैव संसाधन में आएंगे। दूसरे नंबर पर होता है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता यानी उसकी समाप्ति। इस संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं पुनः चक्रण। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन अ माने नहीं, न माने नवीन, कणी माने करने योग्य। जो नवीन न करने योग्य होता है वह संसाधन। यह संसाधन बहुत समय में बनता है, लाखों करोड़ों साल में बनता है, जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है, इसका दोबारा उपयोग नहीं होता। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी स्वामित्व होता है मालिकाना। मालिकाना हक के आधार पर संसाधन। इस संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तथा चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार होता है। जैसे आप अपनी साइकिल को ले लीजिए, आपका घर है जो आपके पिता के नाम होगा, हो सकता है आप ही के नाम हो। ये सब संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन माने जाते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। यह संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिस पर समूह का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। जैसे श्मशान घाट है, पार्क है, नदी का घाट है आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों, सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र के अंदर
जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वह सब राष्ट्रीय संसाधन हैं राष्ट्र की सीमा के अंदर। जैसे हम उदाहरण की तरह आपको बताएंगे, ये आपका देश है। इस देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, सब पर राष्ट्र का अधिकार है, चाहे आपका वो व्यक्तिगत खेत ही क्यों न हो। जैसे आपका खेत है, अगर सरकार चाहे रेलवे लाइन ले जाना है तो ले जा सकती है, नहर बनाना है, सड़क बनाना, सब बना सकती है, भले उसके बदले में सरकार आपको मुआवजा दे दे, वो अलग बात है। इस तरह जो संसाधन राष्ट्र के सीमा के अंदर होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। बच्चों, एक बात और है, जैसे भारतवर्ष में दक्षिणी हिस्से में समुद्री किनारा है, तो समुद्री किनारे पे ऐसा है कि धरती के जो सीमा रेखा होती है उससे 12 मील समुद्री मील 12 अंदर तक, या 12 मील के अलावा कह सकते हैं लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक राष्ट्र का अधिकार होता है। चाहे इसमें सोना, चांदी, मछली जो कुछ भी हो, सब उस देश की संपत्ति मानी जाती है। ये भी आपके मन में आता होगा कि जहां समुद्र नहीं है वहां क्या होगा। जैसे मान लीजिए भूटान है, नेपाल है, वहां समुद्र नहीं है। बच्चे, वहां पर जो सीमा रेखा होती है, सीमा रेखा के अंदर की ही संपत्ति राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगला है बच्चों अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो हमारी समुद्री रेखा है, समुद्री रेखा से लगभग 200 समुद्री मील की दूरी तक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। इसके लिए हमें संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था से आज्ञा लेना होता है, उसके आधार पर हम इसको करते हैं। बच्चों, हमें हमारे देश भारतवर्ष को समुद्र से मैग्नीज प्राप्त करने का अंतरराष्ट्रीय अधिकार मिला है, जिसका हम निर्यात भी करते हैं। अब इसके अलावा चौथा नंबर है विकास के स्तर पर संसाधन। विकास के स्तर पर संसाधन को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा संचित कोष और चौथा भंडार। बच्चों, संभावित संसाधन वह संसाधन होता है जिसमें संभावनाएं छिपी होती हैं। जैसे आपके देश में गुजरात है और राजस्थान है, जहां पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हम जब चाहें यहां से संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वह संसाधन होता है जिसकी जानकारी तो हमें होती है, यहां तक कि हम इसका सर्वे भी किए रहते हैं, लेकिन अपने तकनीकी अभाव या आर्थिक कमी के कारण इसका हम उपयोग नहीं कर पाते। और तीसरा है संचित कोष। बच्चों, संचित कोष वह ऐसा संसाधन होता है जो हम भविष्य में सुरक्षित रखते हैं, जब हमको जरूरत पड़ती है इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे नदियों पर हम बांध बनाकर उससे बिजली पैदा करते हैं, उससे नहर निकाल के सिंचाई करते हैं, तो जब हमको जैसे जरूरत पड़ती है इसका उपयोग वैसे ही करते हैं। बच्चों, चौथे नंबर पर हम आते हैं भंडार। भंडार वह संसाधन होता है जो हमारे पास अपार होता है, लेकिन उसको कैसे उपयोग किया जाता है यह हमें पता नहीं होता। हो सकता है तकनीकी जानकारी के अभाव में हम नहीं जान पाते हों। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जल को ही ले लें। हमारे देश में जल की अपार राशि है, लेकिन उस राशि में जो 2 तत्व छिपे हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर हमारे पास तकनीकी विकास रहता तो हम हाइड्रोजन को जल से अलग कर लेते और भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कर लेते। जहाज के लिए उसका उपयोग होता, वाहनों के लिए उपयोग होता। यह जो है भंडार के रूप में होता है।
बच्चों, इस तरह संसाधनों के वर्गीकरण में मैंने आज आपको इतना बताया। आगे अगले दिन इसके आगे का अध्ययन आपको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।